हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग बच्चों? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? और स्टूडेंट्स, मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी, लाइव हैं हम लोग। शुरू करते हैं कहानी आज की। कौन है भाई? तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सरकम सेंटर, ठीक है? सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर शुरू करेंगे, फिर हमारा एक ही सेंटर बचेगा, सेंट्रॉइड, फिर खत्म। खत्म फिर उसके बाद ट्रायंगल। चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, इतना टाइम नहीं है, समय की भारी कमी है और चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। चलिए मेरे दोस्त, यानी कि स्टूडेंट, अगर आपके पास एक त्रिभुज बनाया जाए, कैसा भी त्रिभुज बनाया जाए, किसी भी साइज या किसी भी शेप का मैटर नहीं करता है भाई। अगर आपके पास एक ट्रायंगल बनाया जाए, इस प्रकार से ट्रायंगल, ठीक है ना? जैसे कि ये हमने आपके सामने दोस्तों ये ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ये वर्टेक्स ए बी सी। तो भाई इसका इन सेंटर और सरकम सेंटर तो मेरे दोस्तों होगा ही ना यहाँ पे। कहीं ना कहीं इसका इन सेंटर और सरकम सेंटर भी होगा। आई मतलब इन सेंटर, आई मतलब इन सेंटर और ओ मतलब सरकम सेंटर। तो इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है डी, ये कैसे निकालेंगे? तो भैया इसका सीधा सा कंसेप्ट फॉर्मुला है, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपको कंसेप्ट याद रखना है। किसी भी ट्रायंगल के इन सेंटर और सरकम सेंटर के जो बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। डी बराबर अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। डी बराबर अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। सब लोग अपने को उतार लो, जहां कैपिटल आर सरकम रेडियस है, स्मॉल आर इन रेडियस है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर किसी त्रिभुज के इन रेडियस स्मॉल आर है, उसकी सरकम रेडियस कैपिटल आर है ना, अंतः त्रिज्या स्मॉल आर है, बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर है, तो उसके अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की जो दूरी होगी, अंतः केंद्र परिकेंद्र के बीच की दूरी, वो अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर होगी। अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी किसी भी त्रिभुज के लिए। अब कंसेप्ट समझा दे। इस पे सवाल है भाई, दो सवाल है, जल्दी से करके बताओ फटाफट। सवाल नंबर है 25, बताएं। करो, बनाओ बच्चों। एक त्रिभुज की भुजाएं 6 8 10 है, इसके अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। एक त्रिभुज की भुजाएं 6 8 10 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी सरकम रेडियस हो जाएगी हाइपोटेनस का आधा, सरकम रेडियस हो जाएगी 6 8 10, राइट एंगल ट्रायंगल है 5। इसकी रेडियस हो जाएगी कितनी भैया? 3 4 5। रेडियस 1 होता है, 6 8 10 हो जाएगी 2। बताया हुआ ऑलरेडी कि 3 4 5 रेडियस 1, 6 8 10 हो जाएगी 2। तो इन सेंटर सरकम सेंटर के बीच की दूरी पूछा, लगा दो फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ, डाटा बहुत आसान है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो 25 माइनस 20 आ जाएगा रूट 5। तो रूट 5 सेंटीमीटर सवाल का आंसर होगा। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बात खत्म। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 26। 25 में है, 25 में तो करवाया है दिनेश जी। नहीं समझ में आया है भाई? क्या समझ में आया दिनेश? इसमें कुछ समझ नहीं है। किसी भी त्रिभुज के लिए अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी का फॉर्मूला अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर। बात खत्म। इसमें कुछ समझने लायक क्या है और क्या समझना है इसमें? एक और सवाल इस पे बताइए जल्दी से, इसका क्या आंसर? 26वां करो। स्मॉल आर का फॉर्मूला बता दिया बेटा, p प्लस बी माइनस एच बटे 2। मैं तुम लोग इतने बेकार क्यों हो यार? तुम लोग घर से पढ़ के क्यों नहीं आते? ये 6 8 10 एक राइट एंगल ट्रायंगल में 10वीं बार इस बात को बता रहा हूं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस p प्लस बी माइनस एच बटे 2। हद होती यार। तुम चाहते हो सिलेबस फास्ट करो, अरे भाई फास्ट तो तभी होगा ना जब तुम लोग खुद को फास्ट बनाओगे। एक एक बात को 10 10 बार पूछते हो आप लोग, 10 10 बार बताना पड़ता है एक एक बात को। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15 हैं। इस त्रिभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। 24 में करवा दूंगा भाई, अभी करवा दूंगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15 है, इस त्रिभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। बताओ। देखो 13 14 15 बहुत स्पेशल ट्रायंगल है। 13 14 15 13 14 15 की स्पेशल ट्रायंगल है। इसकी तीनों साइड इंटीजर है मेरे दोस्तों, तीनों साइड इंटीजर है और लगातार पूर्णांक 13 14 15 लगातार संख्याएं। ये कोई राइट एंगल भी नहीं है। इसका जो एरिया होता है ना, वो बहुत अच्छा नंबर होता है। देखो दो ट्रायंगल है बेटा, 13 14 15 और 10 17 21। ये बहुत फेमस ट्रायंगल है दोनों, बहुत ज्यादा फेमस। 13 14 15 10 17 21, इन दोनों ही ट्रायंगल का एरिया जो है ना, एरिया वो 84 होता है, 84। 13 14 15 और 10 17 21 दोनों का एरिया ही 84 होता है। कैसे आया? हीरोस फॉर्मूला लगा लो चाहे आप। 13 14 15 सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? तीनों को जोड़ के आधा कर दो। 13 प्लस 15 13 प्लस 14 27 प्लस 15 42 का आधा 21। सेमी पेरीमीटर आ गया। एरिया क्या आ जाएगा? डेल्टा बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। अब देखिए 7 यहां भी है, 7 यहां भी, 7 तो आ जाएगा, बचेगा यहां से 3 3 8 24 6 144, 144 का अंडर रूट 12। तो एरिया कितना आ गया? 84। तो रट भी लो भैया, 13 14 15 एरिया 84 है ना। कभी जीवन में दोबारा बताना पड़ना पड़े। अब इसकी रेडियस क्या आएगी? रेडियस का फॉर्मूला बराबर डेल्टा बटे एस। रेडियस होती है डेल्टा बटे एस, यानी कि 4। 84 बटे 21 रेडियस आ गई 4। सरकम रेडियस कितनी आएगी? सरकम रेडियस कैपिटल आर बराबर किसी भी ट्रायंगल की सरकम रेडियस होती है एबीसी बटे 4 डेल्टा। साइड 13 14 15 है, 13 गुणा 14 गुणा 15 बटे 4 डेल्टा। और डेल्टा डेल्टा का मतलब एरिया 84। तो 14 3 84, 3 5 15, 3 2 6 या जाएगा 65 बटे 8। तो सरकम रेडियस आ गई 65 बटे 8 सेंटीमीटर। अब सवाल में रेडियस भी निकाली, सरकम रेडियस भी निकाली। फॉर्मूला पता होंगे तो जल्दी जल्दी कर पाओगे। मैं बार बार 10 10 बार फॉर्मूला नहीं लिख सकता। इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी पूछी, अभी फॉर्मूला बताया। इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी का फॉर्मूला है बच्चों कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर अंडर रूट। ये बात आज समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा ये वैल्यू रखूंगा तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो ऐसे कैपिटल आर कॉमन ले लो ना, कैपिटल आर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? कैपिटल आर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल आर माइनस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर ही बचेगा। ये भी तो फॉर्मूला बन गया। आप बोलोगे हाँ सर ये भी फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। कैपिटल आर कितना? 65 बटे 8। कैपिटल आर कितना मेरे दोस्तों? 65 बटे 8 माइनस ट्वाइस ऑफ आर। ट्वाइस आर मतलब 2 चौक 8। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? या 2 × 64 65 माइनस 64 1 हो जाएगा। तो ऊपर तो बचा रूट 65 और नीचे बचा जी 8 8 8 का रूट 8। तो आगे दूरी सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सी सी सवाल का करेक्ट आंसर है। रूट ऊपर आएगा, केवल रूट केवल ऊपर आएगा, रूट 65/8। ठीक है जी,
84 का शॉर्टकट से निकाला नहीं है, मैंने बोला याद कर लेना। 13 14 15 बहुत स्पेशल ट्रायंगल है, बहुत स्पेशल ट्रायंगल बच्चों, जो कि कई बार इस्तेमाल होता है, खासकर मेंस्ट्रुएशन में। 84 निकालना कैसे, ये रहा हीरोन्स फार्मूला से निकाला है हमने, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हमने रेडियस निकाली, सर्कमरेडियस निकाली और या फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, आ गया। ठीक है बच्चों, नहीं पूछा तो ये देखो, दोनों मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझा दिया, उस कंसेप्ट पे दो सवाल करवा दिए, एक आसान डाटा का, एक थोड़ा कैलकुलेटिव डाटा का। कंसेप्ट समाप्त। इतना होता है ज्योमेट्री में, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, कंसेप्ट आया रटा सवाल करा, कंसेप्ट आया रटा सवाल करा, कंसेप्ट आया रटा सवाल करा, नो इफ नो बट। इतना विजन क्लियर होगा, मुर्दे की तरह पढ़ना, मुर्दे की तरह। 24वां सवाल करवा तो दिया था, 24वां 23वां 24वां सेम ही क्वेश्चन था। फ्री का सवाल है बेटा, लास्ट क्वेश्चन करेंगे सर्कम सेंटर का, लास्ट 27वां लास्ट क्वेश्चन सर्कम सेंटर का जवाब देंगे लास्ट। जी गौरव जी, लास्ट क्वेश्चन। सवाल बहुत अच्छा है, 2017 के प्री के एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा हमें। इन ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ए स्क्वायर इज मेड इन सच ए मैनर दैट टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर सिचुएटेड ऑन रेडियस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ओके देखो, वृत्त का एक चतुर्थांश है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। जैसे ये होता है सर्कल, अब इस सर्कल के 4 बराबर टुकड़े कर दो, जैसे पिज्जा के 4 बराबर टुकड़े कर दिए, तो हर टुकड़े को बोलते हैं वृत्त का चतुर्थांश, या हिंदी में इंग्लिश में सर्कल का क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। यानी कि सर्कल वृत्त का 1/4 हिस्सा ही क्वाड्रेंट होता है। तो आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल का आपने करा 1/4 हिस्सा और बन गया मेरे दोस्तों इस तरीके से एक क्वाड्रेंट चतुर्थांश। तो ये मेरे प्यारे भाई एक क्वाड्रेंट है, सर्कल का 1/4 हिस्सा, सर्कल का सेंटर होगा मेरे दोस्तों ओ, सर्कल का सेंटर। अब इस वृत्त के चतुर्थांश में एक वर्ग इस प्रकार बना है, वर्ग होता है एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है कि इसके दो शीर्ष तो वृत्त की त्रिज्या पर है जो केंद्र से बराबर दूरी पर है। वृत्त के दो शीर्ष ऐसे हैं जो वृत्त की त्रिज्याओं पर है, ये क्या है, त्रिज्या ही तो है, ये त्रिज्या ही तो है, और केंद्र से बराबर दूरी पर है, मतलब इस प्रकार से केंद्र से जो है वो बराबर दूरी पर है। दो शीर्ष तो ऐसे हो गए जो वृत्त की त्रिज्याओं पर है और केंद्र से बराबर दूरी पर है, मतलब ये दोनों दूरी बराबर है। और बाकी के जो दो शीर्ष है वो वृत्त की परिधि पर है। तो आप मुझे बताओ कैसे बनेगा जी चित्र, चित्र कैसे बनेगा? तो इस तरीके से बनेगा मेरे दोस्तों। डायग्राम बनाना भी एक आर्ट है। बन गया कि नहीं, बोलो, दिखाई दिया कि नहीं बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, और टेढ़ा हो गया। ये देखो, ये वर्ग बना है, ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश के अंदर एक स्क्वायर बना है ए बी सी डी, इसके अंदर एक स्क्वायर बना है ए बी सी डी, मैंने नाम दे दिया। इस प्रकार से बनाना है कि स्क्वायर के दो वर्टेक्स जो रेडियस पर है, देखो ये इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये दोनों जो वर्टेक्स है ए और बी सेंटर से बराबर दूरी पर है, मतलब जो लंबाई ओ ए की है सेम वही लंबाई ओ बी की है, और बाकी जो दो शीर्ष है सी और डी वो वृत्त की परिधि पर है, वो परिधि पर आ गए। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई तकलीफ? आपसे पूछा है यदि वर्ग की भुजा रूट 5/2 है, यदि स्क्वायर की साइड रूट 5/2 है, पूरे पे रूट 5/2 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये सवाल है आपके सामने, बताओ। प्री का सवाल है, नहीं कह रहा मैं, इसका सवाल है प्री का। देखो ध्यान से सुनो मेरे प्यारे, मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहूंगा, सुनना। और ये पूरे ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन में लगेगा। जब भी एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर बनो, जब भी एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर बनती है, जैसे क्वाड्रेंट के अंदर स्क्वायर डाल दिया, समझाया, या क्वाड्रेंट के अंदर सेमी सर्कल डाल दिया, सर्कल के अंदर स्क्वायर डाल दिया, रेक्टेंगल के अंदर सेमी सर्कल डाल दिया, ऐसी जब भी एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर बनती है और आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। आपको राइट एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैंने मान लिया कि माना स्क्वायर की साइड ए है और क्वाड्रेंट की जो रेडियस है स्मॉल आर है, मुझे ए और स्मॉल आर में रिलेशन बताना है। माने स्क्वायर की साइड है और क्वाड्रेंट की रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो भैया यहाँ पे तरीके तो कई सारे हैं, आपको बुद्धि तेज होनी चाहिए सवाल को करने के, सवाल करना जो है ये मामूली बात नहीं है। मैंने ए से सी को मिला दिया, डायगोनल को मिला सकता हूं। स्क्वायर का हर एक डायगोनल जो होता है वर्टेक्स को बाइसेक्ट करता है, तो आधा आधा हो जाएगा, 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा कि नहीं, 45 होगा। स्क्वायर का जो विकर्ण होता है वर्टेक्स को आधा आधा बाइसेक्ट करता है, 45 डिग्री। भाई ये 90 डिग्री है। अगर आप गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि दोनों ओ और ओ भी बराबर है। कैसा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल 90 है, बाकी दोनों साइड बराबर है, तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे 45 डिग्री के, तो ये एंगल भी 45 डिग्री का आ गया। तो टोटल कितना बन गया? 45 जमा 45 90 बन गया। ये टोटल एंगल कितना बन गया भाई साहब? बुद्धि चाहिए करने के लिए, कमजोर बालकों के सवाल नहीं है ये, कमजोर बालकों को तो 5-6 साल की तैयारी चाहिए सवाल करने के लिए वाले। 45 90 बन गया, बहुत मेहनत की जरूरत है भाई, इतना आसान नहीं है, 90 बन गया। क्लियर? अब आप करें तो करें क्या भाई? स्क्वायर की चारों साइड बराबर, साइड स्मॉल ए, ये भी स्मॉल है, तो आप मुझे बताओ ये कितनी होंगी? ये दोनों कितनी होंगी? जवाब दो ये दोनों। मैंने आपको पढ़ाया 45 90 ट्रायंगल, 45 90 पढ़ाया, साइड का रेशियो 1:1 होता है, पढ़ाया कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है कि या तो बालक बिल्कुल ना पढ़े तो काम चलेगा, या शुरू से लेकर आखिर तक पढ़े, कुछ छोड़े ना बीच में, कुछ छोड़ेगा तो कंफ्यूज रहेगा। 45 90 1:1 होता है। अब 90 के सामने साइड स्मॉल ए, √2 की वैल्यू ए, तो 1 की क्या आएगी? a/√2, तो a/√2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, a/√2 आ जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि मेरी नजर बाज की तरह क्लियर थी राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे क्लियर थी बाज की तरह, इसको भूल जाओ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी नजर जो बाज की तरह क्लियर थी पहले ही। ठीक है भाई, चित्र तो आपके दिमाग में है ही। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये 90 डिग्री है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो उसका डायगोनल होता है √2a, अगर किसी वर्ग की भुजा ए है तो उसका डायगोनल √2a होता है, डायगोनल √2a। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, √2a। जैसे आपके सामने क्वाड्रेंट बनाए, रेडियस आप जानते हैं, सर्कल सेंटर से परी तक की दूरी रेडियस है, सेंटर से परी तक की दूरी रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, सेंटर से परी तक की दूरी कहीं मिलाओ सब रेडियस ही है। तो क्वाड्रेंट का सेंटर है, ये सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है, और सेंटर से परिधि तक की दूरी जो है ये आपकी रेडियस है स्मॉल आर। क्वाड्रेंट की रेडियस ही तो स्मॉल आर। आप बोलोगे हां जी सर। राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हां जी सर दिखाई दे रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो पाइथागोरस से r स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई? √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर a स्क्वायर बटे 2, तो 2 दूनी 4 1 5, 5a स्क्वायर बटे 2 आ गया। पाइथागोरस लगाई मैंने, दोनों तरफ से रूट लूंगा तो r बराबर आ जाएगा √5/2a, r बराबर आ जाएगा √5/2a। और ये आगे मेरे दोस्तों रिलेशन। जिस बच्चे को ना समझ में आया हो, अब भैया वो इसको रख लो, फॉर्मूला याद कर लो, इससे ज्यादा टाइम नहीं है कि इसको और समझाया जाए।
तो आर बराबर आ गया √5/2। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। पता नहीं कैसे बालक हो यार तुम लोग। √5/2 आपको क्या दिया? स्क्वायर की साइड दी, स्क्वायर की साइड स्मॉल ए का मान √5/2 दिया है, वृत्त की त्रिज्या पूछी है, तो भाई √5/2 ए की वैल्यू √5/2 दिया, √5/2 गुणा √5/2 5/2 हो जाएगा, 5/2 होगा 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। ये आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी। बात खत्म। इसी के साथ सर्कम सेंटर समाप्त। सर्कम सेंटर का आखिरी सवाल था और आखिरी कंसेप्ट था मेरे दोस्तों, समाप्त। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, अब आगे चलेंगे दोस्तों। सब लोग सुनिएगा, मैंने आपको इन सेंटर पढ़ा दिया, मैंने आपको सर्कम सेंटर पढ़ा दिया। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे अगला ऑर्थो सेंटर। इस शीट में दोनों सेंटर के सवाल है, सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर, ज्योमेट्री की शीट 8वीं में ही है। ऑर्थो सेंटर हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र मैं पहले भी बीच बीच में इनकी परिभाषा बताता रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन डिटेल में भी हम जानेंगे। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, जल्दी जल्दी करो बेटा। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? हमने आपको पढ़ा है इन सेंटर मतलब त्रिभुज के इन सर्कल का सेंटर, सर्कम सेंटर मतलब ट्राइंगल के सर्कम सर्कल का सेंटर। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर से कोई सर्कल वगैरह नहीं खींचता, ऑर्थो सेंटर से कोई सर्कल वगैरह नहीं खींचता। हमने आपके सामने ट्राइंगल बनाया बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी, तो त्रिभुज की तीनों हाइट खींचो, हाइट ट्राइंगल की तीनों हाइट खींचो मेरे दोस्तों। मैंने वर्टेक्स ए से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर डाला एडी, वर्टेक्स ए से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर डाला बच्चों हमने एडी। ये होते हैं ट्राइंगल की हाइट। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना भाई। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड बच्चों स्मॉल सी। ठीक है, ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर पूरा क्लियर है, ठीक है भाई। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं पर तीन हाइट होती है। ये जो लाइन है सामने वाले वर्टेक्स से बीसी पर परपेंडिकुलर डाला एडी, ये साइड बीसी के ऊपर हाइट है। इसी तरीके से अगर मैं साइड एसी पर सामने वाले वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर डालता हूं ये वाला, तो मेरे दोस्तों ये जो बीई है, ये जो बीई है, ये साइड एसी के ऊपर हाइट है मेरे दोस्तों। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं भुजा एबी को बेस मानता हूं, तो सामने वाले वर्टेक्स से जो मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर सामने वाले वर्टेक्स पे, एबी के सामने कौन सा वर्टेक्स है? सी, सी से मुझे एबी पर परपेंडिकुलर डाला गया सीएफ। तो ये एडी बीई सीएफ क्या है? ट्राइंगल की हाइट है, ऊंचाई है, एल्टीट्यूड है, लंब। त्रिभुज की तीनों हाइट या ऊंचाई एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती हैं, उसी पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहते हैं, और इसे हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं बच्चों। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एच से निर्देशित करते हैं, कैपिटल एच से। तो ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। बात समझ में? आप बोलोगे जी सर। ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की हाइट, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के एल्टीट्यूड लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, वह पॉइंट ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहलाता है, और इसे हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो ट्राइंगल की तीनों हाइट के, त्रिभुज की तीनों ऊंचाई के प्रतिच्छेदन बिंदु है ना, एडी बीई और सीएफ, त्रिभुज की तीनों हाइट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती हैं, वो पॉइंट ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहलाता है, लंब केंद्र। रवि मैं हिंदी में 4 बार बोलता हूं, एक ही सेंटेंस को आप खुद से लिख लिया करो। त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, वो बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। ठीक है जी? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात तो बताओ, हालांकि बात मैंने आपको पहले भी बताई है, मैं इस बार रिवीजन के तौर पे दोबारा बता देता हूं कि आप भूल जाते ना, भूलने में माहिर हैं आप। हमने आपको सिखाया है कि ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब जैसे भाई साइड बीसी है स्मॉल ए, सामने वाले वर्टेक्स से मेरे प्यारे इसके ऊपर हाइट है, इसको मैं नाम देता हूं h1। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? भाई ये साइड ए है और सामने वाले वर्टेक्स से जो लंब डाला गया उसकी हाइट लंबाई है h1, तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो 1/2 a into h1 होगा। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर, कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी, कोई परेशानी क्या नहीं, यहां कोई आता जाता नहीं। ये साइड है बी और सामने वाले वर्टेक्स से लंब डाला गया मेरे दोस्तों, और इसकी लंबाई को मैं मान लेता हूं h2, ये मैं मान लेता हूं h2। तो त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 b into h2, 1/2 b into h2। ठीक है भाई, ये साइड है सी और सामने वाले वर्टेक्स से साइड सी पर हाइट क्या है? सीएफ, सीएफ इसको मैंने मान लिया h3, क्या मान लिया मैंने? h3। तो त्रिभुज का एरिया आएगा 1/2 c into h3। त्रिभुज का एरिया कैसे भी निकालो हमेशा बराबर ही आएगा। 36 तरीके हैं एरिया निकालने के। ठीक है भाई, एरिया होता क्या? जैसे हम आपके सामने त्रिभुज बनाते हैं, तो इस त्रिभुज ने ये जो जगह घेर ली, इस जगह को नापने का तरीका है एरिया। जैसे हमारा घर 50 गज में है, 100 गज में बना हुआ है, तो जितनी जगह हमारे घर ने घेर ली इस धरती में, वो हमारे घर का एरिया है। ऐसे ट्राइंगल का भी अपना एरिया है, और एरिया निकालने के कई सारे तरीके हैं, उनमें से 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि हर ट्राइंगल का जो एरिया फिक्स होता है। इस ट्राइंगल ने इतनी जगह बना ली, तो जगह बना ली, ट्राइंगल का एरिया फिक्स है, कहीं से भी नापो, यहां से नापो, यहां से नापो, यहां से नापो, हर जगह जगह बराबर ही घेरेगा, एरिया बराबर ही आएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैं यहां से 2 की 1/2 को अगर मैं उधर ले जाऊं, तो a into h1 बराबर b into h2 बराबर c into h3 हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बराबर क्या आएगा? 2 डेल्टा। और डेल्टा क्या है? ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया फिक्स होता है, निश्चित होता है, यानी कि कांस्टेंट नंबर आएगा, कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू आएगी। यानी कि किसी भी त्रिभुज के लिए उसकी साइड और उसके ऊपर हाइट का जो गुणनफल है वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू आता है, एक नियतांक होता है। किसी भी त्रिभुज की भुजा और उसके ऊपर जो ऊंचाई है उनका गुणनफल हमेशा एक फिक्स नंबर होता है, कांस्टेंट नियतांक होता है। मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया कि नहीं कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी उल्टी रेशियो में होगी, यानी कि साइड और हाइट का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। साइड बढ़ाओगे, साइड अगर बड़ी होगी तो हाइट छोटी होगी। बात क्लियर? यानी कि त्रिभुज की साइड और हाइट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ट्राइंगल की साइड और हाइट का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है, यानी कि मेरे प्यारे त्रिभुज की तीनों साइड का जो रेशियो होगा ए बी सी, वो क्या होगा? वो हाइट के रेशियो का रिवर्स होगा। 1/h1 रेशियो 1/h2 रेशियो 1/h3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर त्रिभुज की
साइड बड़ी है तो इसके ऊपर हाइट छोटी होगी, साइड छोटी है तो हाइट बड़ी होगी, उल्टा चलेगा। साइड और हाइट का जो रेशियो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे मैं आपके सामने ट्रायंगल बना लेता हूं बच्चों, मैं आपके सामने ट्रायंगल बना लिया इस प्रकार से, ट्रायंगल दिख रहा है, बोलो पूरा ट्रायंगल। इसमें सबसे छोटी भुजा ये है, देखो सबसे छोटी भुजा, देखो सबसे छोटी भुजा दिख रही है। मैं इसको और थोड़ा बना लेता हूं इस तरीके से। मैंने ट्रायंगल बनाया बच्चों, देखो इसमें सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा। अब सबसे छोटी भुजा पर देखो सामने वाले वर्टेक्स से लंब डालो, देखो लंब कैसे डलेगा, ये लंब डलेगा, देखो ऐसे परपेंड, कितना बड़ा डला, कितनी बड़ी हाइट है इसकी, कितनी बड़ी हाइट है, देखो साइड छोटी सी, हाइट कितनी बड़ी है। अब ये देखो सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की, सबसे बड़ी भुजा, कितनी बड़ी भुजा देखो यहां से आता है, कितनी बड़ी भुजा, इसके ऊपर हाइट देखो, इसके ऊपर हाइट देखो, देखो हाइट कितनी छोटी सी आ रही है, देखो कितनी छोटी सी हाइट है। यानी कि अगर साइड छोटी है तो इसके ऊपर हाइट बड़ी आएगी, और साइड बड़ी है तो उसके ऊपर हाइट छोटी आएगी। इन दोनों का गुणनफल फिक्स करना है, इन दोनों का गुणनफल जो हमेशा फिक्स नंबर आएगा। दो संख्या का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो अगर एक संख्या बड़ी होगी दूसरी ऑटोमेटिकली छोटी होगी, एक संख्या छोटी होगी दूसरी ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है, मैं पहले भी बता चुका हूं। और क्या मोहित, ठीक है भाई, चलिए। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां ट्रायंगल की तीनों हाइट जो है वो एक दूसरे को काटती हैं, वो पॉइंट ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र होता है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, वन बाय वन आपको कांसेप्ट समझाऊंगा। सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, ऑर्थो सेंटर may lie inside, comma outside or upon the triangle। ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और त्रिभुज के ऊपर भी हो सकता है। ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के हिंदी वाले भाई लिख लेंगे लंब केंद्र, किसी भी त्रिभुज का लंब केंद्र उसके अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। हिंदी में लिखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, इंग्लिश में काफी कम। ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। अब जैसे सपोज मैं आपको दिखाऊंगा साफ साफ यहां पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पहला है आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। अब किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा, जैसे आपके सामने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे वाला बनाया, इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। तीनों हाइट डालो, तीनों हाइट जो है ट्रायंगल के अंदर ही होंगी। जब तीनों हाइट ट्रायंगल के अंदर ही होंगी तो ऑर्थो सेंटर एच भी ट्रायंगल के अंदर ही होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। सेकंड, अगर हम आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर दोस्तों आपके सामने समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहां होगा मेरे प्यारे भाई? देखो ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब ऑर्थो सेंटर की परिभाषा क्या है? जहां त्रिभुज की तीनों हाइट एक दूसरे को काटती हैं वही ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है। अब अगर मैं साइड बीसी को बेस मानता हूं कि मेरा साइड बीसी बेस है, अगर साइड बीसी बेस है तो बीसी के लिए सामने वाला वर्टेक्स क्या है? ए। अगर मैं भुजा बीसी को बेस मानता हूं तो सामने वाला वर्टेक्स क्या है? ए। तो सामने वाले वर्टेक्स ए से बीसी पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री। इसका मतलब कि भुजा बीसी पर ए भी हाइट है, इस भुजा के लिए ये हाइट है। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। और अगर मैं साइड एबी को बेस मानता हूं कि साइड एबी बेस है, कि भुजा एबी बेस है, तो एबी के सामने वाला वर्टेक्स क्या होता है? सी होता है। एबी के सामने वाला वर्टेक्स सी है। अब पॉइंट सी से एबी पर लंब डालूंगा, लंब तो देखो ये परपेंडिकुलर खींच रहा हूं, ये देखो 90 डिग्री, यही परपेंडिकुलर हो गया। यानी कि लिए एबी के लिए सी भी हाइट है। ये बेस है तो ये इसकी हाइट है, ये बेस है तो ये इसकी हाइट है। तो दोनों हाइट एक दूसरे को कहां पर काटी? यहीं पर काटी है कि नहीं? दोनों हाइट एक दूसरे को कहां पर काटी? इस पॉइंट पर काटी है। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र होता है वो हमेशा 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे होता है, 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे। समकोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो हमेशा 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है, 90 डिग्री वर्टेक्स पे। अगर मैं हाइपोटेनस कर्ण की हाइट खींचूंगा ना बेटे, अगर मैं हाइपोटेनस की भी हाइट खींचूंगा तो देखो हाइपोटेनस की हाइट है वो भी यहीं पर काट रही है, तीनों हाइट एक दूसरे को यहीं पर काटती है। इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर आया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहां होगा बताइए? सर्कम सेंटर तो खत्म भी हो गया बेटा आशीष। हम आपसे पूछ रहे हैं बेटे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का अधिक कोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहां होगा बताओ? तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों ये वाला, ये वाला, इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, इस तरीके से होता है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। मैं इसको नाम भी देता हूं एबीसी। आप मुझे बताओ इसका ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहां होगा? ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र कहां होगा इसका? पेपर में केवल इतना भी सवाल आ जाता है कि बताओ अधिक कोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहां होगा? ट्रायंगल के अंदर, बाहर या ऊपर? बाहर की तरफ, बिल्कुल सही, बाहर की तरफ होगा। बट किस तरफ होगा? बाहर की तो तरफ होगा बच्चे, पर किस तरफ होगा? सुनो, अब जैसे त्रिभुज एबीसी है, इसका ऑर्थो सेंटर कहां होगा मेरे प्यारे भाई? अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां त्रिभुज की तीनों हाइट एक दूसरे को काटती हैं, त्रिभुज की तीनों ऊंचाई एक दूसरे को काटती हैं। अब साइड बीसी को आगे बढ़ाओ, साइड बीसी को आगे बढ़ाया, सामने वाले वर्टेक्स ए से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला। ये परपेंडिकुलर जो है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो है यहां से यहां तक की दूरी, ये जो डिस्टेंस है ये बीसी के ऊपर हाइट है भाई। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये बीसी के ऊपर हाइट है। ये तो है बीसी के ऊपर हाइट। आप बोलोगे हां जी सर। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ, बच्चों गोरे गोरे बच्चों, एबी के ऊपर हाइट क्या होगी? भुजा एबी के ऊपर हाइट क्या होगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले एबी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एबी को आपने आगे बढ़ाया और यहां पॉइंट सी से आपने परपेंडिकुलर डाला, ये यहां पॉइंट सी से आपने 90 डिग्री का एंगल डाला। ये आपकी हाइट होगी भुजा एबी पर। ये जो दूरी है ना एच, ये जो दूरी है ये एबी पर आपकी हाइट एच। अरे दोनों हाइट एक दूसरे को कहां काटेंगे? दोनों हाइट एक दूसरे को यहां तो काट भी नहीं भाई। दोनों हाइट अगर एक दूसरे को तभी काटेंगे जब इनको आगे बढ़ाया जाए। इसको आगे बढ़ाया जाए, अभी इसको आगे बढ़ाया जाए। और दोस्त
इसको आगे बढ़ाया जाए तो ही तो एक दूसरे को काटेंगे, तो देखो कहां काटी, यहां काटी, बाहर काटी कि नहीं, तो यही पॉइंट हो जाएगा बच्चों आपका ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया समझ में आया सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। इसलिए ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्रायंगल के बाहर होता है। अब साइड एसी की भी हाइट खींचोगे ना, साइड एसी की भी हाइट खींचोगे, एसी के ऊपर हाइट, एसी के ऊपर हाइट होगी ना, सामने वाला वर्टेक्स भुजा एसी के सामने वाला वर्टेक्स से भी हाइट होगी। अब इसको आगे बढ़ाओगे, आगे तो नहीं पीछे बढ़ाना पड़ेगा, देखो यहीं पे काटेगा, तो तीनों हाइट एक दूसरे को यहीं पर काट रही है, तो यही आपका ऑर्थो सेंटर होगा बाहर। ठीक है बच्चे, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर होगा, राइट एंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स में होगा, ऑर्थो एंगल ट्रायंगल में बाहर होगा। कंसेप्ट क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। पहले मैंने आपको परिभाषा बताई, फिर कंसेप्ट पे आ गया, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। चलिए दोस्तों, बच्चों आपके सामने ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल। आज शाहरुख खान साहब का बर्थडे है। ये है ए, ये बी और ये सी। बच्चों मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया एबीसी। अब इस ट्रायंगल की तीन हाइट होंगी, तीन हाइट होंगी एडी बी और सी। मैंने ट्रायंगल की हाइट खींची मेरे दोस्तों एडी, एडी। इसी तरीके से ट्रायंगल की तीन हाइट होंगी एडी बी और सी। तो कंसेप्ट यह कि ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यहां पे लिखता हूं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि त्रिभुज का पेरीमीटर हमेशा ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड से बड़ा होता है, AD प्लस BE प्लस CA। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बड़ा होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हमेशा ही त्रिभुज की तीनों हाइट के सम से बड़ा होता है, त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों के योग से बड़ा होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सम त्रिभुज की तीनों हाइट्स के सम से उनकी ऊंचाइयों के योग से बड़ा होता है। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा है। अब मैंने हाइट खींची है एडी, राइट एंगल देखो एडीबी, राइट एंगल दिख रहा है। अब 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है एबी और ये एक लेग्स है एडी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एबी का मान तो एडी से बड़ा होगा ना, कर्ण की लंबाई तो टांग की लंबाई से बड़ी होती है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर, ये बीई, ये 90 डिग्री है दोस्तों, क्या है ये 90 डिग्री। अब क्या करें? अब इस ट्रायंगल को देखो बच्चों, बीईसी को, इस ट्रायंगल को देखो, आप इस ट्रायंगल को देखो मेरे प्यारे भाई, बीईसी राइट एंगल ट्रायंगल। आप बोलोगे हाँ सर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है बीसी, तो हाइपोटेनस बीसी तो बड़ा होगा ना बीई से, हाइपोटेनस बीसी की लंबाई तो बड़ी होगी ना मेरे दोस्तों बीई से। आप बोलोगे हाँ जी सर होगी, ठीक है। इसी तरीके से हमने पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डाला है सीएफ, सीएफ ये 90 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको देखो मेरे दोस्तों, इस ट्रायंगल को देखो एएफसी को, एएफसी दिखा है ट्रायंगल। अब 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने एसी है, ये एसी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कर्ण की लंबाई तो एफसी से बड़ी होगी ना, एसी की जो लंबाई है वो तो सीएफ से बड़ी होगी ना। आप बोलोगे आंसर बड़ी होगी। अब तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा कि नहीं, तीनों को जोड़ दो ये आ जाएगा, एबी प्लस बीसी प्लस एसी ग्रेटर देन एडी प्लस बी प्लस सीएफ, ये रिजल्ट। समझ में कोई परेशानी नहीं? वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष कहते हैं, शीर्ष, शीर्ष। अगर पूछने से प्लीज रिपीट वंस, रिपीट करने लायक इज्जत नहीं है इसकी, नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं, रट लीजिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग तीनों ऊंचाइयों के योग से बड़ा होता है, बात खत्म, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर स्टूडेंट्स आपके सामने, क्या हुआ? बताएं। यदि किसी त्रिभुज में लंब केंद्र इसकी एक भुजा पर स्थित है तब, ऑप्शन डी, सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर ऑन सेम पॉइंट, सर्कमसेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। सब लोग कितने पागल हैं। यदि किसी त्रिभुज में लंब केंद्र इसकी एक भुजा पर है, लंब केंद्र भुजा पर है, इसका मतलब ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल की इस भुजा पर है, जैसी बात है दूसरी पर भी हो जाएगा। ऑर्थो कोई ट्रायंगल है नहीं कि ऑर्थो सेंटर भुजा पे आए, इस ट्रायंगल के अलावा कोई ट्रायंगल नहीं कि ऑर्थो सेंटर भुजा पे आए। एक भुजा पर है तो दूसरी भुजा पे आ जाए, दूसरी भुजा पर होगा, इसकी प्रॉब्लम है, हो गया। ऐसा है तो ऑर्थो सेंटर जो है मेरे प्यारे वर्टेक्स पे होगा, ए ऑप्शन उत्तर है, बात खत्म। ए ऑप्शन था इसका, डी नहीं था, बी नहीं था, सी नहीं था। पता नहीं कंसेप्ट से क्या प्रॉब्लम है तुमको, करेंगे। इन एन ट्रायंगल सम ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड विल बी, ये प्रीवियस सर के पूछे हुए सवाल मैंने इसलिए डाले हैं कि इसमें मेरे प्यारे थ्योरी वाले सवाल आ जाते हैं। इनमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई डायग्राम नहीं बनाना, केवल कंसेप्ट पे आपको थ्योरी पूछ ली है, ठीक है ना। चलो करो। सवाल है किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंबों की लंबाई का योगफल क्या होता है? तो तीनों एल्टीट्यूड का जो सम होता है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग से हमेशा कम होता है, लेस देन द सम ऑफ ऑल थ्री साइड। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा सवाल का, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से सवाल को करने के लिए बच्चों हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ प्रस्थान करते हैं। गोरा कंसेप्ट आपके सामने आएगा आपकी तरह। चलिए दोस्तों थर्ड पॉइंट, चलिए दोस्तों भाई मैंने आपको सिखाया कि इन सेंटर पे जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2। हमने सिखाया सर्कम सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 2a बनता है वर्टेक्स का। अब ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनता है बताओ बच्चों वो कितना होगा? ये ट्रायंगल एबीसी हमने परपेंडिकुलर डाला मेरे दोस्तों, ये पॉइंट बी से भुजा एसी पर परपेंडिकुलर डाला है और पॉइंट सी से भुजा एबी पर परपेंडिकुलर डाला है, इस प्रकार से। ये हो गया मेरे दोस्तों बीई,
और ये हो गया मेरे दोस्तों सी एफ। तो त्रिभुज एबीसी हमने पॉइंट बी से भुजा इसी पर परपेंडिकुलर डाला बीई, और हमने एबी से भुजा एबी पर पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डाला सीएफ। और ये परपेंडिकुलर बीई और सीएफ एक दूसरे को कहां काटते हैं? एक दूसरे को पॉइंट एच पर काटते हैं, एक दूसरे को पॉइंट एच पर काटते हैं। एच आपका ऑर्थो सेंटर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एक दूसरे को पॉइंट एच पर काटते हैं, यस सर नो? आप बोलोगे हां जी सर। तो हमें जानना चाहते हैं, बताओ कि साइड बीसी द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बना ये एंगल कितना होगा? साइड बीसी द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बना ये एंगल कितना होगा बताओ? एंगल बीएचसी एंगल की बात कर रहा है मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं। तीसरा कि मैं किसी भुजा द्वारा ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र पे बना कोण कितना होता है। तो इसी साइड बीसी द्वारा ऑर्थो सेंटर एच पे बना कौन है? साइड बीसी द्वारा वर्टेक्स शीर्ष पे कितना कोण बनना है? ए। तो एंगल बीएचसी की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि एंगल 53 डिग्री का है तो 180 माइनस 53 आप इसको 127 डिग्री का कहेंगे। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आप कहोगे सर क्यों ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं? ऑर्थो सेंटर पे और वर्टेक्स पे बने एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, क्यों बच्चों? बताते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये 90 ये 90, तो ये कितना बचा? ये भी 90 ये भी 90। चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल थीटा है, थीटा तो कितना बचा बताओ जल्दी से? तो ए एफ एच ई, चतुर्भुज को देखो, चतुर्भुज दिख रहा है ऊपर, ये 90 90 180 हो गया, ये 90 है ये 90 है, बचा 180। तो ये थीटा है तो कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया कि नहीं हो गया? अगर इन दोनों का सम 180 है तो बाकी बचे दोनों का सम 180 होना चाहिए, तभी तो 180 जमा 180 360 होगा। अब ये दोनों एंगल कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष सर्वमुख कोण, ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्ष सर्वमुख कोण। 180 डिग्री माइनस थीटा तो ये भी 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी 180 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना? मैं आपको बताया ना कि अगर कोई दो लाइन काटती है तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, अल्फा अल्फा बराबर होंगे, शीर्ष सर्वमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों? फिर आप बोलोगे सर एकदम बेहतरीन कंसेप्ट है, एकदम दिमाग में फिट हो गया। अब जिसके दिमाग में फिट ना हो भैया वो रट लो, इसके दिमाग में फिट ना हो वो रट लो, अब से ज्यादा मदद नहीं की जा सकती आपकी, मैं मदद कर करके थक गया हूं। तो किसी भी भुजा द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बनेंगे क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा, समपूरक कोण होगा शीर्ष पे बने कोण का। ठीक है? अच्छा बच्चों, अगर मैं इसी तरीके से ये पूछ लूं, भाई मैं यहां से इसको मिला देता हूं, ये तो 90 डिग्री का होगा, तीन हाइट एक दूसरे को एक जगह काटती हैं। अब बच्चों मैं आपसे पूछ लूं, चलो हटा दे रहा हूं, ये तो मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है ना? एच क्या है मेरे प्यारे? ऑर्थो सेंटर है। एच ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र है। तो हमने आपको पढ़ाया कि साइड बीसी द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बना ये जो एंगल है, एंगल बीएचसी क्या होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ साइड एसी द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बना ये कोण कितना होगा? साइड एसी द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बना एंगल, तो एंगल ए एच सी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल बी, 180 डिग्री माइनस एंगल बी। बोलिए क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि साइड एबी द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बना ये कोण कितना होगा? ऑर्थो सेंटर पे बना ये कोण कितना होगा? एंगल ए एच बी। तीसरा कोण कौन सा बचा? सी, 180 डिग्री माइनस एंगल सी होगा। ठीक है जी? चलिए अब शुरू करते हैं सवाल इस कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट फिर उस पे सवाल। बेस्ट तरीका है समझाने का, बनाएंगे जल्दी से। सवाल नंबर सबसे इजी लूंगा बच्चों, 30 4 सवाल करवाऊंगा मैं आपको इस कंसेप्ट पे, 4 सवाल बनाओ। तुम लोगों का ध्यान पढ़ने में तो है नहीं, मैच में सब लोगों का कैसे काम चलेगा यार? हाँ जी अंजलि, अधिक कोण त्रिभुज एबीसी में एंगल अधिक कोण है, ओ ऑर्थो सेंटर है। आपके पास एक ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ऑब्टयूस एंगल है, ओ ऑर्थो सेंटर है। ओ क्या है? ऑर्थो सेंटर। भुजा बीसी द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बना कोण 54 है, तो भुजा बीसी द्वारा वर्टेक्स ए पे बना कोण क्या होगा? वर्टेक्स ए पे सप्लीमेंट्री होते 180 माइनस 54, तो 180 माइनस 54 कितना आ जाएगा? 126 डिग्री आंसर है। चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं, 180 माइनस 54 126। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 31 बच्चों, जवाब दो इसका क्या आंसर है? सवाल ट्रायंगल एबीसी में, ध्यान सुनिएगा दोस्तों इस सवाल को, ट्रायंगल एबीसी में एबी और सी से खींचे गए लंब डी ई और एफ पर विपरीत भुजा से मिलते हैं। ठीक है, आप एक ट्रायंगल बना लीजिए मेरे दोस्तों इस प्रकार से, जल्दी से ट्रायंगल बनाएंगे, कोई बहुत ज्यादा इस पर फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। हमने ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। अब एबीसी से खींचे गए लंब है एडी बीई और सीएफ, ये लंब है जो अपोजिट साइड को डीएफ पर मिलते हैं। ये एडी हो गया, ये बीई हो गया और ये सीएफ हो गया, ये सीएफ हो गया। तो तीनों परपेंडिकुलर है मेरे दोस्तों। एडी बीसीएफ पॉइंट पी पर एक दूसरे काटते हैं, पॉइंट पी पर काटते हैं, तो पी ऑर्थो सेंटर हो गया। बोला ईपीडी 122, ईपीडी ये वाला एंगल 122 डिग्री का, ये वाला एंगल 122 डिग्री का। अब बोला ए और बी के बाइसेक्टर क्यू पर मिलते हैं, एंगल ए और एंगल बी के बाइसेक्टर क्यू पर मिलते हैं, ए और बी के। पूछा ए क्यू भी बताओ, ए क्यू बी, ए और बी के बाइसेक्टर क्यू पर मिलते हैं, ए और बी के। ए क्यू भी बताओ। देखो सवाल को भूल जाओ, अगर 122 डिग्री है तो मैं जानना चाहता हूं कि ये कोण कितना होगा? ये वाला कोण, इसका जवाब दो आप मुझे, इसका जवाब, ये कोण कितना होगा? 122 डिग्री है। इस चतुर्भुज को देख लो आप, इस चतुर्भुज को, ये 90 90 180 122 है, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अगर 122 है तो कितना बचेगा? 58 डिग्री बचेगा। इन दोनों का सम 180 आएगा, 90 90 180, इन दोनों का सम 180। अब इस सवाल में जो भी बकवास करी एग्जामिनर ने उस सबको भूल जाओ, ये 58 डिग्री आ गया। बोला है ए और बी के बाइसेक्टर क्यू पर मिलते हैं, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, वो कहीं ना कहीं क्यू पर मिलते होंगे, और आपसे एंगल पूछा ए क्यू बी, यानी कि इस एक सवाल में दो सवाल मिक्स कर दिए, वो भी छोटे छोटे, निहायत ही छोटे। ये इन सेंटर बन गया, जहां त्रिभुज की दो भुजाओं के एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, दो तीनों कोणों के बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, वो इन सेंटर अंतः केंद्र होता है। अगर 58 डिग्री है तो इन सेंटर पर बना कोण होगा 90 डिग्री प्लस 58/2, लेकिन 90 प्लस 29 आ गया 119 डिग्री। सवाल का आंसर बी ऑप्शन 119 डिग्री। साकेत वो तो बता दिया बेटा मैंने, आगे चलेंगे। आपने पढ़ाई नहीं, इन सेंटर पे बना कोण पढ़ाया, प्रूफ भी करवाया है। अगला सवाल बताओ बच्चों, 32वां करो, करिए जल्दी से।
नहीं विशाल जी, कब ऑर्थो सेंटर है, कब इन सेंटर है, पढ़ा करो। ट्रायंगल पी क्यू आर में आपके पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर, बोला क्यूएस पी आर के लंबवत है, क्यूएस जो है वो पी आर के लंबवत है, ये परपेंडिकुलर है, और आरटी पी क्यू के परपेंडिकुलर है, ये लाइन है आरटी जो कि पी क्यू के परपेंडिकुलर है, ठीक। क्यूएस और आरटी एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काटते हैं, तो ये ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर है। क्यूएस पीआर पे परपेंडिकुलर है और ये आरटी जो है ये पीक्यू पे परपेंडिकुलर है, दोनों हाइट है, ओ पे काट रहे हैं, तो ओ इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है। अब आगे क्या बोला है, एंगल ओ क्यू आर और एंगल ओ आर क्यू के बाइसेक्टर पॉइंट एम पर मिलते हैं। एंगल ओ क्यू आर और एंगल ओ आर क्यू, हमने एंगल ओ क्यू आर का बाइसेक्टर खींचा, हमने एंगल ओ आर क्यू का बाइसेक्टर खींचा, ये एक दूसरे को पॉइंट एम पर मिलते हैं। आपसे कहा गया ये है कि एंगल क्यू पी आर 56, ये वाला जो एंगल है एंगल क्यू पी आर, ये वाला जो एंगल है क्यू पी आर 56 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है क्यू एम आर, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल बताइए। कई बार ये सवाल पेपर में आया है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये नहीं कि फॉर्मूला को सब खिचड़ी पका दिया, कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा, उसके लिए स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि फॉर्मूले का स्टेटमेंट क्या है। त्रिभुज पीक्यूआरएस की दोनों हाइट एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, तो ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर पे बना कौन क्या होगा, सप्लीमेंट्री, ये 56 है, तो होगा 180 माइनस 56, 180 में से 56 घटाएंगे 124 डिग्री, एंगल 124 डिग्री का आएगा, एंगल क्यू ओ आर। लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा है क्यू एम आर। अब त्रिभुज ओ क्यू आर को देखो, ट्रायंगल ओ क्यू आर को देखो, ये दो एंगल के बाइसेक्टर हैं, जहां दो एंगल के बाइसेक्टर काटते होता है इन सेंटर अंतः केंद्र। तो ये जो एम है, ये ट्रायंगल ओ क्यू आर का इन सेंटर बन गया अंतः केंद्र, ये एम ट्रायंगल ओ क्यू आर का क्या बन गया, इन सेंटर बन गया। और इन सेंटर पर बनाई कौन क्या होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2 यानी कि 124 बटे 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 62 152 डिग्री, आंसर है 152। नेक्स्ट एक सवाल और ऐसा करके बताइएगा, 33वां बनाओ, इसका आंसर आप मुझे करके बताओ। ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज करके बताइएगा बच्चों। सर इन सेंटर और तो सेंटर में डिफरेंस क्या है, दोनों वही दिखा रहे, ऐसा घूसा मारूंगा भाई। इन सेंटर वो पॉइंट होता है जहां ट्रायंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, और तो सेंटर जहां ट्रायंगल की तीनों हाइट एक दूसरे को काटती हैं। इन सेंटर मतलब इन सर्कल का सेंटर, अंतः वृत्त का केंद्र, और तो सेंटर मतलब जहां त्रिभुज की तीनों ऊंचाई एक दूसरे को काटती है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। जाके परिभाषा पढ़ो, नोट्स टटोलो, पीछे नोट्सों में लिखा है, करके बताएंगे बच्चों क्या उत्तर है सवाल का, फटाफट जल्दी से करके बताओ। सेम क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपर में आया हुआ है। वेरी गुड बच्चों, डी ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर, 154 डिग्री, डी ऑप्शन ही है, ठीक है भाई। जिन बच्चों को कंसेप्ट बार बार भूल जाते हैं और उसने नोट्स भी नहीं बना रखे और उसकी क्लासें भी बीच में छूट गई हैं, बार बार कंसेप्ट भूलने की बीमारी है जन्मजात, नोट्स भी नहीं बनाए हैं, क्लास भी बीच में छूट गई है, और उसका जो नसीब है वो बिल्कुल ब्लैंक पेन से लिखा गया है, मतलब घटिया है। तो भाई वो ये बुक ले लो, मैथ्स कंसेप्ट की ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, कम से कम इस बुक में आपको सारे कंसेप्ट एक जगह लिखे हुए मिल जाएंगे, और कंसेप्ट से कम तो रिवीजन तो कर लो, ऐसे घटिया डाउट नहीं पूछोगे हैं। अब इसमें सब कुछ लिखा हुआ है आपका, सिमिलरिटी, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें है, ये देखो सब, कम से कम रिवीजन तो कर लोगे आप इससे। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, बाकी कल करेंगे इसके आगे का, बाय।